हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी अश्वनी पुरोहित। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फर्स्ट चैप्टर होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो कि एक बेसिक चैप्टर होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ क्वेरीज आप लोगों की हैंडल कर देता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। अभी तक मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी आई। वो बोल रहे हैं सर, आपने अपने कोर्स में फाइनेंशियल मैनेजमेंट दे के रखा है, कॉस्टिंग दे के रखा, अकाउंट्स दे के रखा है, इकोनॉमिक्स दे के रखा है, मैनेजमेंट दे के रखा है, डीटी दे के रखा है, डायरेक्ट टैक्सेशन एंड जीएसटी। सर ये तो असिस्टेंट अकाउंटेंट की एग्जाम है, तो अकाउंट से आना। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न है कि यार सर, इसमें तो अकाउंट से पढ़ना होगा ना, सिर्फ कॉस्टिंग क्यों पढ़ना होगा? सर आपके सिलेबस में तो कॉस्टिंग में भी देखिए, कॉस्टिंग भी देखी रखी है आपने, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी देख रखा है, तो हमें समझ ही नहीं आ रहा अब हम करें क्या। तो मित्रों, इस एग्ज़ाम में जो हमारे जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, हमने भी उनको ये चीज़ पढ़ाई थी और उनका भी ओवरव्यू यही है कि ये सब्जेक्ट रेलिवेंट है। इसमें से एक कैटेगरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स, वो कौन कौन से हैं? अकाउंट्स, कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स, देन मैनेजमेंट, उसके बाद लॉ, उसके बाद जीएसटी एंड डायरेक्ट टैक्सेशन, थोड़ा थोड़ा पोर्शन रहेगा। तो इसमें सब कुछ आएगी चीज़। तो अगर आप इस सोच में है कि मैं अकाउंट्स पढ़ लूँगा तो हो जाएगा, तो भाई साहब नहीं, हर एक चीज़ पूछी जाएगी इसमें। अकाउंट, कॉस्टिंग और एफएम, ये तीन तो एक कैटेगरी रहेंगे, बहुत कुछ पूछा जाएगा इनमें से, क्योंकि असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्जाम में ये तीन बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो आपकी एक क्वेरी रिजॉल्व होती है। यहाँ हम आपको हमारे साथ साथ मेहनत करनी है। हम जितना पॉसिबल हो सकते हैं उतने वीडियो लेक्चर आपको कोर्स में प्रोवाइड करके दे रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे लॉ हो, चाहे वो कॉस्टिंग हो। ये सब कुछ हम करके आपको दे रहे हैं, हम अपना 100% आपको अच्छे से करके दे रहे हैं। हम लोग कितना भी कर लें, जब तक आप एफर्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। कोई भी इस दुनिया में ऐसा टीचर नहीं हो सकता है कि वो मेहनत करो, आप मेहनत नहीं करो और आप पास हो जाओ। अगर मैं 1% की मेहनत करता हूँ तो 99% की मेहनत आपको करनी है। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, आपको कंसेप्ट समझा सकता हूँ, आपको प्रैक्टिस आपको करनी है। ये नहीं चलेगा कि समझ लिया बस समझोगे आज हो गया। भाई साहब दूसरे दिन भूल जाओगे चीज़। प्रैक्टिस एंड रिविज़न विल मेक यू परफेक्ट। आपको एफर्ट और अपना डेडिकेशन रखना होगा, तभी एग्ज़ाम क्लियर होती हैं, वरना आपको कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं करा सकता है। मैं कभी गलत गाइडेंस नहीं करूँगा, नहीं नहीं मेरा कोर्स लो आप तो पास हो जाओ। भाई साहब मेहनत नहीं करोगे तो कोर्स का क्या फ़ायदा होगा? आप मेहनत करोगे तो पास होंगे। हमारे यहाँ से बच्चे कितने सारे सिलेक्ट हुए, टेलीग्राम चैनल पे आप जाके चेक कर सकते हैं। हमने तो स्क्रीनशॉट्स डाले हैं, बच्चों के रिव्यूज़ डाले हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको स्टार्ट कर दूँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ओ, 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 ये तो हो ही नहीं रहा। इसको प्रिंट के फॉर्म में लेके आते हैं। अटैचमेंट कर रहे हैं इसकी। ये तो एरर आ रहा है यहाँ पे, बताओ। चलो हम यहीं से कोशिश कर लेंगे, हम यहीं से कोशिश कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है? एक चीज़ बताइए, आज 1 रुपए की कीमत ज़्यादा होगी? आज आज 1 रुपये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा ज़्यादा, या 1 रुपये आपको मैं कल दूँ तो वो इम्पोर्टेंट होगा? हाँ क्या बोला? आज देंगे सर, जो आज 1 रुपये आप देंगे वो इम्पोर्टेंट होगा। यस, जो आज मेरे पास रुपए है वो इम्पोर्टेंट है, ना कि जो कल आएगा। क्योंकि आज वो मेरे हाथ में है, कोई रिस्क नहीं है, मेरे हाथ में चीज़ें आ चुकी हैं, मेरे को कुछ वेट नहीं करना है।
तो यही टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट होता है। जो आज वैल्यू आपके हाथ में, दैट इज़ मोर वैल्यू, उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है। जो कल आएगी उसकी वैल्यू कम होगी। जैसे आपको याद होगा, अपने दादा लोग, अपनी मम्मी पापा बोलते हैं कि हमारे ज़माने में तो 150 रुपये सैलरी मिला करती थी। आज उसी पोजीशन के लिए 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही। क्यों मिल रही? इतने साल से हम आ चुके हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इन्फ्लेशन बढ़ चुका, पैसे की कीमत घट चुकी है। कैसे घट चुकी है आप देखिए। पहले कोई चीज़, अगर हम टूथपेस्ट लेने जाते हैं तो पहले 10 रुपए का फुल पैकेट आया करता था, फुल पैकेट। आज वही फुल पैकेट आपको 90 रुपीज़ देने पड़ते हैं, 90 रुपये देने पड़ते। क्यों देने पड़ते? पैसे की कीमत घट गई ना। वही चीज़, पैसा एक 90 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, 90 रुपीज़ खर्च करना पड़ेगा वही सेम प्रोडक्ट के लिए। तो क्या मतलब हुआ? पैसे की वैल्यू कम हो गई। क्यों हुई? ड्यू टू इन्फ्लेशंस। ड्यू टू इन्फ्लेशंस कम हो गई, ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट यहाँ पे भी लगता है कि भैया पहले के ज़माने की वो कीमत उसकी कुछ और हुआ करती थी। 150 रुपये बहुत बड़ा माना जाता था, आज वो 1 लाख रुपए। आज क्योंकि महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई मतलब पैसे की वैल्यू कम हो गई। आज ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे पैसे वो चीज़ खरीदने के लिए। क्या मतलब होगा? पावर ऑफ मनी खत्म हो गई है, कम हो गई है, ये मतलब होता है। चलिए देखिए, मैंने बहुत बड़ा कंसेप्ट यहाँ आपको समझा दिया। कहाँ गया हमारा? हमारी फाइल कहाँ गई? ये रही। देखिए यही एग्जाम्पल इन्होंने अपना समझा के रखा है, ये वाला देखिए। क्या है रीज़न? क्या है जो मैंने आपको बताया वही रीज़न, प्रेफरेंस ऑफ प्रेजेंट कंजम्पशन। आज के पैसे की ज़्यादा आपको मतलब आज जो पैसा मिलेगा उसकी ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी, आप ज़्यादा उसको प्रेफरेंस देंगे, ना कि कल पैसा आने वाला। आप कहेंगे आज 1 रुपये मुझे दे दो, आज आज की ज़्यादा प्रेफरेंस होगी, ना कि आप बोले मुझे आप कल दे दो। इन्फ्लेशन, रिस्क, रिस्क मतलब अगर मेरे घर में, वो मेरे घर के बगल नीरव मोदी, विजय माल्या रहते हैं और आप मुझे पैसे देने हो, तो रिस्क तो है ना भाई, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो आप दिक्कत में आ जाओगे। कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग दो चीज़ें होती हैं। कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग कहाँ कहाँ होती है? कंपाउंडिंग कहाँ होगी? कंपाउंडिंग कहाँ होती है बेटे? जैसे ये एक मेरा स्टूडेंट है, ये इसके पास बड़ा बड़ा सारा पैसा है, इसने मुझे उधार दिए 50,000 रुपीज़। मैंने इसको बोला 10 साल बाद मैं आपको 1 लाख दूंगा। अभी ये कॉमर्स स्टूडेंट है, और बैंक का इंटरेस्ट 10% है। मैंने बोला 10 साल बाद मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा आफ्टर 10 ईयर। तो अगर ये साइंस स्टूडेंट होता, इसको तो डील बहुत अच्छी लगती, कहता अरे सर ये तो मज़ा आ गया, आप तो मुझे डबल दे रहे 10 साल में, क्या बुराई है, अच्छी बात है, ये तो खुश हो गया। पर वहीं ये मेरा कॉमर्स वाला स्टूडेंट है, ये कहेगा सर बैंक में मुझे 10% मिल रहा है, वो भी कंपाउंडिंग होता सर, कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है, ब्याज पे ब्याज मिलता है मेरे को बैंक में सर, आपके मुझे मामू बना रहे हो यहाँ पे आके। तो बच्चा समझदार था, तो मैंने बोला ठीक है भाई, अब क्या करें, अब आपको तो देना ही पड़ेगा, कॉमर्स स्टूडेंट हो, पढ़ाए मेरे ही हो, तो भैया आप पे तो कंसेप्ट बिल्कुल, आपको तो मैं बेवकूफ़ बना ही नहीं सकता हूँ। 100 का 10 अगर बैंक में है तो 100 का 10 इंटरेस्ट होगा, आउट क्लोजिंग बैलेंस 110 हो जाएगा, 110 ये, फिर अगले साल जो होगा बैलेंस 11 हो जाएगा, फिर ये 121 हो जाएगा, हर साल ब्याज पे ब्याज मिलेगा। तो क्या हो जाएगा? कंपाउंडिंग हो रहा, कंपाउंड, ब्याज पे ब्याज। तो 1.1.0 कर देंगे, मतलब 1 प्लस रेट, इसकी पावर n, मतलब नंबर ऑफ ईयर। 1 प्लस रेट कितना है? 0.10, मतलब 10% है, परसेंटेज हटाया तो पॉइंट लग गया आके, और 10 साल। तो इसका निकालेंगे तो करीबन कितना आएगा? जब हम इसका फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे, कंपाउंड कर रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू निकाले तो गुणा करते, मल्टीप्लाई करते जाते, मल्टीप्लाई करते चढ़ाते जाते, पावर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, जैसे चढ़ते जा रहा है ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, वैसे ये इसके थ्रू 1+r⁴ तो इससे क्या होगा? रेट रेट पे रेट पे रेट, रेट पे रेट, रेट पे रेट चढ़ जाएगी, और एक ऐसी फ्यूचर वैल्यू निकल के आ जाएगी। आप देखिए आपको कितना मिलेगा, 1+1, 1 2 3
7। तो ये 1,00,000 रुपए से 1,29,000 समथिंग आ रहा है। 1.1.0 तो क्या हो रहा, 10 कर रहे हैं तो क्या हो रहा, 1,29,000 समथिंग समथिंग 600 समथिंग आ रहा है, 629 ऐसा कुछ आ रहा है। तो आप देख लीजिए, आप साइंस स्टूडेंट हो तो 1,00,000 रुपये में मान जाते कि 1,00,000 रुपये तो मुझे 10 साल बाद आप डबल करके दे रहे हो, जबकि जब बैंक में तो मुझे 1,29,600 समथिंग मिल रहा है भाई साहब। तो क्या करते, आप कहते अरे सर बैंक मुझे इतना दे रहा है, आप मुझे 1,40,000 दो ना। आपके साथ तो मुझे रिस्क भी, आप भाग गए तो क्या होगा, बैंक तो नहीं भाग रहा, बैंक तो यहीं का यहीं है। यही तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है दोस्तों, यही तुमने समझाया। जब भी हमें फ्यूचर वैल्यू निकालना पड़े, फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, आज सपोज 1 रुपये है, आज क्वेश्चन बोले आज 1-1 रुपये, वैसे इतनी कैलकुलेशन आपके एग्जाम में नहीं आएगी क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। ये मैं कंसेप्ट आपके तैयार कर रहा हूँ ताकि आपकी बुद्धि में ये चीज़ कंसेप्ट बैठे रहें, क्योंकि धुंधला धुंधला हो चुका है आपके लिए कंसेप्ट। बट मैं ट्राई करूँगा कि मैं जितना मैक्सिमम पॉसिबल आपको समझा पाऊँ शॉर्ट समराइज वे में, तो वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो जाए। फ्यूचर वैल्यू अगर निकालना है तो उसका क्या है, क्वेश्चन क्या देगा, आज 1 रुपये मिल रहा है, आज 1 रुपये आपके पास है, 10 साल बाद बताओ उसकी क्या रेट होगी, कितने रुपए हो जाएंगे ये। आज 1 रुपये है, प्रेजेंट वैल्यू 1 है, रेट 10% है और ईयर भी 10 है, तो बताओ बेटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1.1, 1 प्लस रेट 0.0, n मतलब 10, तो 1.0 10, ये कंपाउंड कर देंगे, फैक्टर बन जाएगा, एक फैक्टर बन जाएगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, ये 10 साल बाद इसकी कीमत हो जाएगी, फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी। गुणा 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 मल्टीप्लाई, फ्यूचर वैल्यू हमेशा मल्टीप्लाई करना पड़ता, क्योंकि ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज मिलता है, वैसे रेट पे रेट, रेट पे रेट, रेट पे रेट, रेट पे रेट प्लस करते जाएंगे। ये इसलिए कर रहे हैं प्लस, इसलिए कंपाउंडिंग हो रहा है। देखो 1.1.0 चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा। बोलो आया कि नहीं आया, बोलो आया कि नहीं आया। यही करते हैं, ये कंसेप्ट समझा रहा है कैलकुलेटर, ये बिना कैलकुलेटर को होने वाले भी नहीं है, या तो वैल्यू याद करके जाने पड़ेगी, पर एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं होते हैं। इसका प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन कैसे बोलता है कि प्रेजेंट वैल्यू निकालो, ये बोलेगा फ्यूचर वैल्यू आपको आज से 5 साल बाद आपको 5 लाख मिलने हैं, बताओ आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। तो आपको डिस्काउंटिंग रेट भी दे रखी होगी 5% सपोज, और ईयर है 5 साल, 5 साल बाद ये कीमत है, और आज पूछेगा आज की तारीख पे क्या वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू हमको पीछे खींचना है, चल पीछे चल पीछे। तो क्या करेंगे, जब किसी को पीछे खींचना हो तो डिवाइड कर देते ना, जब किसी की पावर कम करनी हो तो डिवाइड कर देते, बांट देते समय, वैसे इसके साथ हो रहा है। तो 1.05 टू की पावर 5, तो ये पीछे आ जाएगा, बिल्कुल 0 ईयर पे आ जाएगा, आज मेरी वैल्यू इतनी है, बेचारा डर डर के आएगा। यही है फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। समझ में आया, कल के 1 रुपये की कीमत आज कितनी होगी, ये प्रेजेंट वैल्यू की तरह पता चलेगा। आज के 1 रुपये की कीमत 5 साल बाद कितनी होगी, वो फ्यूचर वैल्यू से पता चलेगा। फ्यूचर वैल्यू हम टाइम वैल्यू फनी में क्या देखा, और आज के 1 रुपये की कीमत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू कल, रिस्क होती पैसे की, क्योंकि भैया अनसर्टिनिटी है। तीसरी, इन्फ्लेशन के कारण भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है। एग्जाम्पल भी देखा कॉलगेट का कि भैया वैल्यू गिर चुकी है। आइए हम देखते हैं कि हमने अभी तक कितनी चीज़ें, हमने लगभग पूरा चैप्टर ही समराइज कर दिया यहाँ पे लाके। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे ही निकलता है। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या, कि आपको कुछ उलूल झुल के चक्कर में ही नहीं पड़ना कि फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू, आपको सीधा करना फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस रेट अपॉन जो उसका अगर क्वार्टरली पेमेंट हो रही है तो 4 कर देंगे। चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं, नहीं तो आप बोलोगे सर आप तो ऐसे बोल बोल के मामू बना दोगे हमें। नहीं बच्चों, आइए, ये सुंदर सुशील क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने ये रहा, चुप चुप तो नहीं रहा ना। डिटरमाइन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ
7500 at 6% compounded half yearly, given that 1 plus I to the power n for I 0.03 दे के रखा है एंड n 12 दे के रखा है और उसकी वैल्यू भी दे दी वैल्यू भी दे दी। कितना सीधा सीधा बच्चा है। तो मतलब कुछ ने बोला कि भैया सब ले लो, तुम तो मेरा सब ले लो, मुझे कुछ नहीं मतलब। अब फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है, डिटरमाइन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ए इन्वेस्टमेंट ऑफ 7500 एट 6% कंपाउंडेड ईयरली। कंपाउंड अमाउंट क्या है, कंपाउंड अमाउंट क्या है, ये प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू। उसने बोला कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, आज 7500 की कीमत है, अब बताओ कि इसकी हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है और 12 बार हो रहा है, तो 12 बार होने के बाद जो टोटल अमाउंट आएगी और जो पहले अमाउंट थी उन दोनों का डिफरेंस इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो 7500 फ्यूचर वैल्यू कैसे निकाली बताया था, गुड़ा गुड़ा गुड़ा। देखो वैल्यू आई की वैल्यू भी देख रही है 0.03 नंबर 12 दे के रखे एन, तो इसको जब 7500 इंटू 1.42 बोलो, करो जल्दी। करो जल्दी, 1.42 आ गया कि नहीं आया, जल्दी करो। कैलकुलेटर में आपको आता करना, छोड़ दीजिए नहीं आता, क्योंकि बिना आपको कैलकुलेटर अलाउड ही नहीं होगा एग्जाम में। तो 1.03 ये हम फ्यूचर वैल्यू निकाल ली, इसकी फ्यूचर वैल्यू निकाल ली, और हमारी प्रेजेंट वैल्यू क्या थी 7500, 10,693.20 माइनस 7500, ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या किया बेटा, क्वेश्चन ने बोला कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाले, बट ये कंसेप्ट समझा रहा। हाँ, टाइम वैल्यू मनी का कंसेप्ट पूछ सकता है वो आराम से। अच्छा बताओ बेटा, 1 रुपये की कीमत आज ज़्यादा होगी या कल ज़्यादा होगी, तो ऑब्जेक्टिव में MCQ में आपको बोलना पड़ेगा आज ज़्यादा होगी। कारण पूछ सकता, क्यों हो सकती, रिस्क है, इन्फ्लेशन है, प्रेफरेंस है आज की मनी की, इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। वो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, बेटा आज 1 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कल कितना हो जाएगा, कि मोर देन 1000 रहेगा। अगर 1000 रुपये आज मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट 5% है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता ये इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी या नहीं होगी, कम हो जाएगी क्या, और तो या नन ऑफ द अबव या बोथ ए एंड बी, इस तरीके से ऑप्शन दे सकता है। सिंपल है कि भैया अगर फ्यूचर वैल्यू निकालने, आज प्रेजेंट वैल्यू उसकी 5000 है, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। वापस से सुनो, क्वेश्चन ऐसा बन सकता है MCQ का, आज 5000 रुपये प्रेजेंट वैल्यू, इसको हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 5% कंपाउंडिंग एनुअली, और 2 साल के लिए कर रहे हैं। अच्छा बताओ कि इससे वैल्यू उसकी जो फाइनल वैल्यू होगी वो कम होगी या ज़्यादा होगी, या कुछ नहीं होगा, या दोनों होंगे। सिंपल कंसेप्ट है, ऐसे क्वेश्चन ही बनते हैं इजीली टाइम वैल्यू ऑफ मनी से। ये तो मैं आपको यहाँ कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि भैया आपका कहीं से भी कुछ छूटे ना, आपको ब्रशिंग अप हो जाए, आप ये ना बोलो सर अब तो हम क्या करें सर, आपने तो हमें पढ़ाया ही नहीं। बस ये आपको यहाँ से कंसेप्ट सिखाता जा रहा हूँ, जितना आपकी PSU एग्जाम ओरिएंटेड है, NFL के लिए जो ओरिएंटेड है। 2000 is invested at annual rate of interest of 10%. What is amount after 2 year if the compounding is done? 2 साल बाद की आप बताइए, अगर कंपाउंडिंग एनुअली हो रही है, तो इसकी कंपाउंडिंग एनुअली हो रही है, तो बताइए कि इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी 2000, और 1 प्लस क्या करेंगे 1 प्लस 0.10, और 2 साल के लिए कंपाउंड मार देंगे। सेमी एनुअली है तो रेट को अपन क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 5% हो जाएगा, 1.05 टू की पावर 2 नहीं 4 होगा, क्योंकि 4 बार होगा। देखो ये 4 बार, क्योंकि 2 साल के लिए याद रखो। मंथली है तो 10 डिवाइड बाय 12, जो भी रेट आएगी उसको हम क्या करेंगे 24 से पावर डालेंगे। देखो यहाँ ये चीज़ हुई, यही चीज़ आप 365 डेज के लिए होगा। इतना आपको कंसेप्ट समझना है कि क्वेश्चन MCQ बोल सकता है एनुअली था, अब उसको हम मंथली कर रहे हैं तो उसकी ज़्यादा होगी या इससे कम होगी या नन ऑफ द अबव होगा। कैसे, सपोज बोला कि 12% हमारा ब्याज है, एनुअली है, अगर हम इसको कंपाउंडिंग क्वार्टरली करेंगे तो बताइए इसकी कितनी होगी। तो आप नॉर्मली बता देंगे कंपाउंडिंग क्वार्टरली होगा, मतलब हर क्वार्टर में 3% होगा, या 3, 4, 5, 6 से आपको फंसा देगा। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, रेट की तरफ से आपको सिखाएगा बस। प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू ये चीज़ सिखा दी मैंने आपको। अब है लोन अमोर्टाइजेशन कैपिटल रिकवरी
ये भी कैलकुलेटिव पार्ट है। मतलब लोन अमोर्टाइजेशन क्या होता है कि एक इक्वल 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 अमाउंट हम लोन, ऐसी अमाउंट निकालें, ऐसी इंस्टॉलमेंट निकालें जो लोन की कि वो बराबर 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 साल भर साल आती जाए। अब जैसे क्वेश्चन में देख रखा है कि 1 लाख रुपये बोरो के 9% फ्रॉम योर एम्प्लॉयर टू बाय मोटरसाइकिल, इफ़ योर एम्प्लॉयर रिक्वायर 3 इक्वल एंड ऑफ ईयर रीपेमेंट देन एनुअल इंस्टॉलमेंट विल बी, क्या होगी एनुअल इंस्टॉलमेंट, ये बताइए आप। कि उसने लोन लिया था 3 साल के लिए 1 लाख रुपए, 9% पे लिया था, 3 साल के बाद वो एम्प्लॉयर को देगा। तो अब हमसे पूछा कि अमोर्टाइजेशन बताओ कितना होगा। अमोर्टाइजेशन मतलब होता है इक्वल इंस्टॉलमेंट, इक्वल इंस्टॉलमेंट याद रखिएगा। 1 लाख, 1 लाख को हमने डिवाइड किया प्रेजेंट वैल्यू से, ताकि इक्वल इंस्टॉलमेंट, क्योंकि हमें तो पता है 1 लाख आज हमने 1 लाख रुपए लिए प्रेजेंट वैल्यू, हमें कल को पे करना यही अमाउंट 9% के साथ पे करना। तो क्या ऐसी अमाउंट निकालो जो इक्वल इंस्टॉलमेंट हो हर साल में, उसको क्या बोलते हैं, लोन अमोर्टाइजेशन। तो हमने क्या किया 1 लाख, और अपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 3 साल का था, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से करेंगे हम, क्योंकि आज से हमें इंस्टॉलमेंट देनी है होगी 1 लाख रुपए से रिलेटेड। तो हमारी ये निकल के आ गई। ये इतनी ऐसे नहीं आएगी, सिर्फ मैंने कंसेप्ट समझाने के लिए बताया। लोन अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है, परपेचुटी का मतलब होता है अपना इनडिफिनिट पीरियड चलता रहने दो, चलता रहने दो, कोई नहीं। सिर्फ ये सिंकिंग फंड का क्या मतलब होता है, मुझे 10 साल बाद 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो जो 10 साल बाद मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, आज से मैं कितना अमाउंट जोड़ूं ताकि 10 साल बाद 10 लाख रुपए हो जाए। मुझे 10 साल बाद 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, आज से मैं कितना अमाउंट जोड़ूं जो 10 साल बाद 10 लाख हो जाए, वो सिंकिंग फंड के थ्रू होता है। और प्रेजेंट वैल्यू को फैक्टर लगा लेते हैं हम, तो उतना उतना अमाउंट अकॉर्डिंग टू द रेट्स वगैरह, जो डिस्काउंटिंग रेट होता है एज पर ट्रेंड्स और इन्फ्लेशन, उसके अकॉर्डिंग हम अपना अमाउंट अकमलेट करते जाते, जोड़ते जाते, तो 10 साल बाद 10 लाख हो जाता। इस लेक्चर को हम यहीं रोकते हैं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, और अपने सजेशन दीजिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आपको ये नहीं लगे कि मैं निपटा रहा हूँ, क्योंकि ये आपका, मैं बता देता हूँ, ये मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस बेस्ड एग्जाम है, तो मुझे एमसीक्यू की ही प्रिपरेशन करानी। इस एग्जाम में आपको कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं होगी, एक आध दो क्वेश्चन टाइम वैल्यू ऑफ मनी से आ सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आपके सिलेबस का पार्ट है। चाहे वो एनएफएल हो, चाहे कोई भी पीएसयू की एग्ज़ाम हो, चाहे क्वार्टर कॉरपोरेशन हो, चाहे एनटीपीसी हो, हर जगह इस कंसेप्ट को परख सकते हैं, जांच सकते हैं। ये नहीं पूछ सकते कि एक कैलकुलेशन करके बताओ, बट हाँ जैसे लोन अमोर्टाइजेशन का मतलब है, तो लोन अमोर्टाइजेशन का मतलब आपसे पूछ सकते हैं क्या होता है, कि लोन अमोर्टाइजेशन में इंस्टॉलमेंट इक्वल होगी या कम होगी या ज़्यादा होगी, किस तरीके से होगी। इंस्टॉलमेंट तो आपकी सेम है, प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता जाएगा साल दर साल, देखिए इंटरेस्ट कम होता जाता है साल दर साल, और प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता चला जाता है। ये कंसेप्ट आपको ये दर भी सिखा दिया, देख लीजिए आप। ठीक है, इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बढ़िए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। जय हिंद दोस्तों।